हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इतना परेशान रहते हैं सॉल्यूशन में, ये करना है वो करना है, इतनी टफ कैलकुलेशन है। एंड आप देखते हैं कैसे सारी चीजें रिलेवेंट विद बोर्ड्स। यस, अगर आपने बोर्ड्स में भी ढंग से प्रिपेयर किया है ना, तो सॉल्यूशन आप अटेम्प्ट कर लोगे इन योर नीट एग्जाम। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए बोलूंगा कि सबसे पहले टफ न्यूमेरिकल करना छोड़ दो इस क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूमेरिकल करना छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ टफ न्यूमेरिकल जिसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन है वो छोड़ दो। एंड यहां मेरे साथ एनालाइज करो कि कितने न्यूमेरिकल्स आए। राइट, एवरी ईयर कितने न्यूमेरिकल आए। अगर हर साल 2 क्वेश्चन भी आया है सॉल्यूशन से, तो उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड कितना है। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो 2024 का ये पहला क्वेश्चन है। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 3 गैसेस इन वाटर आर 145 और बी का वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 एंड सी का वैल्यू है 35 किलो बार। तो उसके बाद वो क्वेश्चन बोल रहे हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। आपको सॉल्युबिलिटी बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिंगल सा इन्वॉल्व कर रहा है कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी के इनवर्स है। इट इज इनवर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब यहां से समझ आया, जिसका हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो सबसे कम वैल्यू है बी का, तो बी सबसे ज्यादा सॉल्युबल हुआ। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, बी के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 35 एंड 145। तो बी के बाद कम वैल्यू है सी की, तो बी के बाद कौन सॉल्युबल हुआ? सी एंड लास्ट ए। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये तो हो गया 2024 का क्वेश्चन। अब क्या अगर क्वेश्चन और मॉडिफिकेशन या इसी से रेलेवेंट, और रेलेवेंट आता भी है, जैसे आप देखोगे कि जो ट्रेंड इन्होंने फॉलो किया है 16-17 में वो लगभग सेम सा चल रहा है, फिर 18-19 में सेम सा चल रहा है, 2021 में सेम। तो अब मान लेते हैं कि इसी से और क्या डेरिवेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर नेक्स्ट थिंग जो आपको आइडिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर कोई भी गैस, ठीक है, any gas dissolve in solvent which is generally water to form solution is exothermic process। मतलब आपको ये पता होना चाहिए dissolution of gas in solvent is exothermic process। अब exothermic process है तो according to Lee-Chatelier principle we can say if temperature is increased तो reaction will shift towards endothermic direction, and if temperature is decreased then reaction will shift towards exothermic direction। means solubility जो है that is inverse of temperature। if we decrease temperature solubility increase। also there is a plot in NCERT में एक ग्राफ भी है जिसमें वेरिएशन दे रखा है हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू का टेम्परेचर के साथ। तो हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है डायरेक्ट। एज वी इंक्रीज टेम्परेचर वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज। राइट, तो KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो आई गेस आपको समझ आ गया कि ऑन रिलेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट थर्ड स्टेटमेंट KH इज इनवर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। नाउ कैन वी रिमेंबर दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि हीलियम इज लेस सोल्यूबल देन हाइड्रोजन। हीलियम इज लेस सोल्यूबल देन हाइड्रोजन। तो विच हैज हायर वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट? किसकी हायर वैल्यू है हेनरीज कांस्टेंट की? तो आई गेस दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली हेल्पफुल इन एवरी वे। ये क्वेश्चन भी याद होना चाहिए आपको। तो ये दिस इज ऑल अबाउट, तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन दी है वो हमें पता होनी चाहिए कि इन फ्यूचर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जो अभी इसी एनालिसिस में आपको समझ आएगा हाउ टू कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और दैट ग्राफ इज फॉर, और ये जो ग्राफ है वो ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन का है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन। ओके, नाउ अब जो ये वो बोल रहे हैं वो क्या आ रहा है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो प्लॉट आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है।
और स्लोप उसका आ रहा है 25.73, द टेम्परेचर एट विच दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ, तो ग्राफ इज ऑलवेज y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस एंड इट हैज अ स्लोप। इसका स्लोप कितना है 25.73 लीटर बार पर मोल, मतलब इट शोज कि प्रेशर इज इन बार एंड वॉल्यूम इज इन लीटर्स। तो बताइए किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही होगी। तो अगेन यहां पे हमें सिंपली ये पता होना चाहिए पाई इज इक्वल टू CRT। If we have a curve of pi versus c, then it is y is equal to x and this whole thing is slope m, right? Y equal to mx plus c, इंटरसेप्ट 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है एंड x एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्लोप। इट मींस स्लोप इज इक्वल टू RT। स्लोप किसके इक्वल है RT के, and RT is equal to 25.73 liter bar per mole, right? Now we have to find temperature। तो अगर बार में होता है प्रेशर तो R का वैल्यू होता है 0.083 और अगर एटमॉस्फेयर में होता है तो 0.0821। बट ठीक है, स्टिल 25.73 is divided by 0.083 which is 0.083 is ultimately taken as 1/12। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेशन शुरू से ले रहे हैं। 8.314 एनर्जी, आर की वैल्यू 8.314 ऑलमोस्ट हर जगह ली जाती है एक्सेप्ट सॉल्यूशन चैप्टर, क्योंकि हर जगह एनर्जी जूल में होती है, वेदर काइनेटिक्स हो थर्मोडायनामिक्स हो, तो वहां पे हम इसको मान लेते हैं 25/3 एंड 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर हो या 0.083 हो, इधर हम इस वैल्यू को मान लेते हैं 1/12। तो दिस क्वेश्चन विल बी इजी इफ वी एज्यूम इट एज 1/12। हाउ, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। 37, 310, 25, 12, मतलब ऑप्शंस बहुत दूर है। इट मींस अप्रोक्सीमेशन कैन बी डन। तो 12 इंटू, मैं थोड़ी देर के लिए इसे 26 मान लेता हूं 25.7 को, तो 26 इंटू 12, तो हमारे पास आ गया है 26 72, 12 2 12 6 72, 12 2 24 प्लस 7 31, 312। 312 इज आवर अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर इन केल्विन, बट यहां सेल्सियस में मेंशन है। तो लेट्स, हमें पता है कि अगर 273 होता है तो 273 प्लस 27 300 केल्विन होता है, मतलब 27 प्लस 12 मतलब 39 डिग्री सेल्सियस। अब मैं देखूंगा नियरेस्ट टू 39 कौन सा आंसर है, ए। तो अवर आंसर इज 37 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आया है, देखो हम कितने मुश्किल न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, और 24 में दो क्वेश्चन आए हैं, एक कंसेप्चुअल एक ग्राफिकल। नेक्स्ट, given below are two statements, assertion and reason. Helium is used to dilute oxygen in diving apparatus, right? तो अब देखो यहां इनका हेनरीज लॉ बड़ा फेवरेट है 24 में, 23 में, तो 23 में भी हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन था, 24 में भी हेनरीज लॉ पे था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। डाइविंग एपरेटस में हीलियम ऐड करते हैं। वाई, हीलियम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी लेस होती है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, हीलियम इज लेस सॉल्युबल देन हाइड्रोजन, तो वो क्वेश्चन भी बच्चे ने बोर्ड में पढ़ा है, तो ही कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन कि हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट। ये बात सही है कि हीलियम यूज करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है, करेक्ट। तो assertion is true and reason is false। तो अवर आंसर इज, हमारा आंसर हुआ डी, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 का ये क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में यूज होता है क्योंकि वहां पे मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज पूछा जाता है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है
कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस और मोल फ्रैक्शन, अगर वो A है तो A गैस का मोल फ्रैक्शन इन द वेसल होता है। तो वो बोल रहे हैं PI is PI P XI PI नॉट, XI is mole fraction in gaseous mixture and PI is pressure of ith gas in pure state. तो this is incorrect, right? Because ये कौन सा लॉ है? This is Raoult's law. क्या है? Raoult's law. लेकिन वो क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है? डाल्टन्स लॉ बताओ। तो ये Raoult's law होता है कि PA is equal to P नॉट A XA, और वैसे ये राउल्ट्स लॉ भी नहीं हुआ क्योंकि वहां पर ये गैसियस मिक्सचर नहीं होता। ये कौन सा होता है? एक्वस। कौन सा होता है? एक्वस। सेकंड, यस, डाल्टन्स लॉ स्टेट्स दैट, डाल्टन्स लॉ का क्या कहना है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। दिस इज करेक्ट। अब प्रेशर का फॉर्मूला रख दिया N1 RT by V। एक वेसल के अंदर कितनी भी गैसेस हो सबका वॉल्यूम V होता है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो N1 RT by V, N2 RT by V, N3 RT by V। तो बस हमने प्रेशर को रिप्लेस किया बाय PV इक्वल टू nRT फॉर्मूले आइडियल गैस इक्वेशन से। Then PI is XIP where PI is partial pressure of ith gas, जहां पे PI जो है पार्शियल प्रेशर है, बिल्कुल सही बात है। XI is mole fraction of ith gas in gaseous mixture, और XI मोल फ्रैक्शन है गैसियस मिक्सचर में, ये भी ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सी, अगेन अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इज हियर। 22, ठीक है, मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन बहुत रिपीट है, मतलब मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मींस अगर आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में न्यूमेरिकल करेंगे तो मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड ही करेंगे, करेक्ट। जैसे तो क्वेश्चन में बोला है कि मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट, मल्टीप्लाई बाय 1000। सीधे फॉर्मूले से कर दो इसको। मोलालिटी इज 1, नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 molar solution means number of moles of solute is 1. Molality is 0.5. Weight of solvent we have to calculate. Multiply by 1000. तो weight of solvent आया 500 ग्राम। Now, question में mention नहीं है तो you can say कि अगर कुछ नहीं mention है तो water मान लेंगे, and water की density 1 होती है। तो व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या हो गया? 500 ml। अगर वाटर एज्यूम करेंगे तो डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, तो जो वेट होगा वही वॉल्यूम हो जाएगा। तो आंसर इज 500 ml ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, लेकिन ग्राम में भी मेंशन है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आंसर इज 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। देखो बच्चों, कई बार मैं कैरीड अवे हो जाता हूँ, 2 ऑप्शन देखा, तीसरा चौथा नहीं देखा। हालांकि अब मैं कोशिश करूंगा कि 4 ऑप्शन देखूं, बट ऐसा कुछ हो तो आप समझ जाना कि ये एग्जीक्यूशनल एरर है, ठीक है। तो आई होप ये तो आप समझ रहे होंगे कि कंसेप्ट आई कैन एबल टू एक्सप्लेन। हाँ, समटाइम्स सम प्रिंटिंग एरर, समटाइम्स लेट्स से मैं इसके नीचे देखा ही नहीं तो मुझे लगा कि वाटर मान लेते, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि चारों ऑप्शन में देखूं ना। तो मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, अब ये देखिए क्वेश्चन, मैं बार बार ये बात बोलता जाऊंगा, 2022 में न्यूमेरिकल आया, देखो कितना मुश्किल न्यूमेरिकल है, इसीलिए मैंने आपको ये एडवाइस दी है कि ऑलवेज ट्राई इजी न्यूमेरिकल इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑप्शन फॉर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो। अब मोलर रेशियो में मेंशन है 3:2, राइट। तो यहां से इस वे में हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मेंशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 3/5 and then mole fraction of benzene to octane is 2/5. Then question में mention है vapor pressure of pure benzene is 280 and vapor pressure of pure octane is 420.
you have to calculate vapor pressure of solution. Purely formula based question. PS is equal to pressure of benzene, partial pressure of benzene and partial pressure of octane. Partial pressure of benzene is pressure of benzene in pure state multiplied by mole fraction of benzene in aqueous state, यानी कि XB and XO. X and Y में यही डिफरेंस है. X is mole fraction in aqueous state, Y is mole fraction in gaseous state. तो XB plus P naught O multiply by mole fraction of O. ठीक है. Now let's do calculation. P naught B is 280 multiply by 3 by 5 plus next is P naught O is 420. 420 multiply by 2 by 5. Correct. Now 5 5s are 25, 3 5 6 are 30, then 5 8s are 40, 5 4 cancel it. Calculation is very easy, I guess. 3 6s are 18, 3 5s are 15, 16, 2 4s are 8, 2 8s are 16. Oh, exactly same value. So 168 plus 168. So 168 plus 168, 8 8 16, 6 6 12 13. Yes, 1 1 2 3. Answer is 336 mm of mercury. ठीक है. देखिए न्यूमेरिकल आया सीधा फॉर्मूला बेस, कुछ नहीं घुमाया है, एंड 21 का है. नेक्स्ट, फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 250 ml of water, then 10 gram of urea in 250 ml of water. Important point is कि जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो सेम है, एंड मेंशन है कि वो क्या है, वाटर. द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो देखते हैं. तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज n by v, राइट, n by v. क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ द 250 ml वॉल्यूम क्या है, सेम, एंड ऑल्सो वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज ऑल्सो सेम. ठीक है, क्या है, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ऑल आर 10 ग्राम. तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐसा लिख देता हूं, W2 by M2 RT by V. करेक्ट. ऑल्सो एक और पार्ट इसमें यूज होता है, वेंट ऑफ फैक्टर. वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक ग्लूकोज. ये क्वेश्चन मुझे इसलिए भी पसंद आया कि ये एक ही में वो सारे एग्जांपल मिल गए जिनका वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है. तो ये आप सभी इस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते रहना टाइम टू टाइम कि ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मींस ऑब्जर्व मोलर मास इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास. तो वेंट ऑफ फैक्टर इज 1. अगेन यूरिया इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सो कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व मोलर मास इज 1, वो सेम, तो देन वेंट ऑफ फैक्टर इज 1. ये मैथ्स में हमें पता ही है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो आंसर इज 1, और ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मोलर मास इज सेम. करेक्ट. तो अगर मोलर मास की फॉर्म में लिखते हैं तो वैल्यू डिफरेंट हो जाती है. ऊपर आ जाता है कैलकुलेटेड एंड नीचे आ जाता है ऑब्जर्व, राइट. देन वी हैव सुक्रोज यानी शुगर. तो दीज 3 कंपोनेंट हैज वेंट ऑफ फैक्टर 1. अब आप देखिए क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू भी क्या है, सेम है, वेट ऑफ सॉल्यूट भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम. So from here we can conclude that osmotic pressure is inversely proportional to molar mass of solute. Means जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा. तो मोलर मास ऑफ सुक्रोज इज 342, ग्लूकोज इज 180 एंड यूरिया इज 60. जिसका मोलर मास सबसे कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा.
तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा यूरिया का। किसका होगा? यूरिया, क्योंकि इसका मोलर मास कम है। आई गेस ये आप मैथमेटिकली समझ रहे हो। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर वुड बी ग्रेटर, एंड डिनोमिनेटर बड़ा होगा मतलब 2 को डिवाइड करिए 10 से और 100 से। 10 से डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 0.02 आएगा। तो डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो सबसे आगे आया P2 एंड P2। P2 के बाद आएगा हमारा ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को लिया गया है एज P1। तो P2 के बाद आया P1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, 21 तक पहुंच गए हैं सॉल्व करते करते। अभी तक कोई बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आया है। और सजेशन क्या दिया था मैंने? इग्नोर वेरी टफ कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल। नाउ आई एम सेइंग वेरी टफ न्यूमेरिकल, नॉट सेइंग कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल। कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको टफ लगे। नेक्स्ट, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अगेन पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल लर्न करने हैं। एंड मोस्टली दीज 3 थिंग्स आर सजेस्टेड बाय एवरीवन। आई गेस ये आप सभी को पता है कि अगर साइज सिमिलर होता है तो सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट आइडियल। कैसा सॉल्यूशन मानते? आइडियल। और अगर दो कंपोनेंट पोलर होते हैं, दोनों ही अगर क्या हो? पोलर, बोथ आर पोलर, लाइक वाटर एंड इथेनॉल, ठीक है, या क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब वाटर और इथेनॉल तो एक्सेप्शन हो गया। तो मोस्टली दो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, एंड एनर्जी रिलीज होगी, तो वो होंगे नेगेटिव डेविएशन। देन वी हैव वन पोलर। अगर एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो तो जनरली इट फॉर्म पॉजिटिव डेविएशन। इस रूल से हम जनरली चल देते हैं। तो यहां पे कभी कभी ये भी मैच कर जाता है। आप इससे जैसे अगर इस वाले तरीके से सोचोगे, आप सारे एग्जांपल, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं अगेन, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा सोचोगे और काम करोगे तो याद हो जाएगा कि आप इस तरीके से रिलेट करिए। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में क्या उसमें दोनों नॉन पोलर हैं और सिमिलर साइज के हैं, और नेगेटिव डेविएशन में क्या दोनों पोलर कंपोनेंट है, और पॉजिटिव डेविएशन में क्या एक पोलर और एक नॉन पोलर है। करेक्ट। नाउ अब लेट्स डिस्कस, जैसे बेंजीन एंड टॉलीन दोनों नॉन पोलर हैं, तो देख के लग रहा है इट इज आइडियल सॉल्यूशन। आप वेरीफाई करिए आइडियल है या नहीं। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म दोनों पोलर हैं, तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, तो आप एनर्जी रिलीज होगी। तो आप इसे वेरीफाई करिए नेगेटिव डेविएशन है या नहीं। क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन, अगेन इट हैज सिमिलर साइज, या बोथ दोनों का साइज क्या है? सिमिलर है। तो क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है? यस और नो। इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल इज पोलर एंड एसीटोन इज ऑल्सो पोलर, दोनों क्या है? पोलर है। बट यहां पे क्या होता है कि जो इथेनॉल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एसीटोन के एडिशन से क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। एज अ रिजल्ट इट एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड शोज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, किसका एग्जांपल हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। तो अगेन देखिए, जैसे मैंने बताया दो पोलर कंपोनेंट है तो नेगेटिव है, तो यहां पे दो पोलर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दे दिया, एज वेल एज इथेनॉल और एसीटोन भी दे दिया। यहां से आप एक चीज देखना, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना वहीं एक्सेप्शंस आएंगे। ठीक है, इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच हैज हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक एक्सेप्शन वहां बन जाता है। अब यहां पे एक और चीज सोचने के लिए मैं कहता हूं, अगर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है, HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, आप सोचिए वो पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा। देन अच्छा आंसर क्या हो गया इसका? बेंजीन प्लस टॉल्यूइन कैन बी आइडियल, नेगेटिव, आइडियल, एंड दिस इज अवर आंसर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में अगर ये इंफॉर्मेशन पता है तो वी आर गोइंग टू कंफ्यूज बिटवीन बी एंड डी, बट बी को बहुत ध्यान से हम स्कूल में भी पढ़ते हैं फॉर बोर्ड्स एज वेल एज एग्जांपल बहुत बार सामने आया होता है, वाटर एंड अल्कोहल का, एंड एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं
कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। मींस डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट पार्टिकल एंड बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल, मतलब एक बीकर में अगर सिर्फ सॉल्वेंट है और एक बीकर में सोल्यूट है, इनके बीच के जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगे मिक्सिंग के बाद, जो न्यू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे, if that would be same then it is ideal solution, and in either way whether it increased or decreased it become non-ideal solution. If bond form, energy release, exo delta H becomes negative, almost सारे पैरामीटर्स नेगेटिव हो जाते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन हो जाता है, ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। नेक्स्ट द फ्री, अब 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, Kf of benzene is 5.12, freezing point depression for molality 0.078, non-electrolyte means Van't Hoff factor is 1 and make it a habit, ताकि कभी गलती ना हो। कोई भी फॉर्मूला आप लिख रहे हैं ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो राइट इट इन दिस वे, डेल्टा TF इक्वल टू आई KFM। ऐसा नहीं क्वेश्चन को देख के आई लगाना है, मेक इट अ हैबिट। अगर ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया ये तीन है तो Van't Hoff factor is 1, otherwise we have to taken accordingly। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट मेंशन है तो Van't Hoff factor is 1, Kf is 5.12 and molality is 0.078। देख के लग रहा है कैलकुलेशन इज वेरी टफ, ऑप्शंस देख लेते हैं। 0.8, 0.4, 0.6, 0.2, यानी कि 2 के टेबल में चल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं इसे, वी आर गोइंग टू टेक इट एज 5.12 को 5.1 ले लेंगे और 0.078 को हम 0.08 ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 5 40, तो यहां से लग रहा है कि आंसर 40 होना चाहिए, तो दिस इज आवर आंसर। बट ये तो है यहाँ की बात, लेकिन जब हम एग्जाम में होते हैं हम डबल श्योर होना चाहते हैं बिकॉज वी आर एक्स्ट्रा कॉन्शियस। तो इन दिस केस इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि जस्ट क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर पे बी जो क्वेश्चन है उसमें उसके आगे आप आंसर बी टिक कर देंगे, हल्का सा डॉट लगा देंगे और आगे चल देंगे। अगर बाद में टाइम मिला तो इसको एग्जैक्टली प्रिसाइजली सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इसी ऑप्शन को डार्क कर देंगे, ठीक है। क्लियर है चीज। नाउ OMR जब आप फिल करेंगे तो एक चीज का ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, क्योंकि OMR में एक ही मेजर फॉल्ट होता है कि जब जो क्वेश्चन छोड़ा होता है, जैसे 5th के बाद 7th किया, 6th नहीं किया, तो 6th भी फिल हो जाता है, करेक्ट। तो यहां मैं बोलूंगा लेट से आप सारी OMR बाद में भरो, जो भी आपका तरीका है। वैसे तो बेटर वे यही होता है कि हर 10 क्वेश्चन के बाद या 20 क्वेश्चन के बाद OMR फिल करनी चाहिए, दिस इज अ बेटर वे। बट इन केस अगर आप चाहते हो नहीं मैं लास्ट में ही भरूंगा, तो मैं बोलूंगा कि लेट से आप 6th क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो उसी वक्त 5th और 7th फिल कर दो, क्वेश्चन OMR में फिल कर दो। लेट से आपने 9th क्वेश्चन छोड़ा तो उसी वक्त 8th और 10th आप OMR में फिल कर दो। इतना तो पैरेलली करते जाइए, क्योंकि लास्ट में जब हम जल्दी जल्दी करते हैं ना, मिस्टेक हो ही जाती है, मतलब ये एरर हो ही जाएगा, मैं कहूंगा मुझसे भी हो जाएगा, करेक्ट। तो देखो ये क्वेश्चन सिंपल आया है, दैट्स व्हाई 2020 में आई एम सेइंग कि इजी न्यूमेरिकल विद इजी कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन में करना है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है 2020 कोविड में सीधा पूछा है व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। और भी ऑप्शन देख लेता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट सेम नहीं होता एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, एंड अगर Van't Hoff फैक्टर सेम होता है तो हम कॉन्सेंट्रेशन भी सेम कह देते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है I1CRT अगर फर्स्ट सॉल्यूशन है, सेकंड है तो I2C2RT। इफ बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी Van't Hoff फैक्टर की वैल्यू सेम है या दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वी कैन से देयर कॉन्सेंट्रेशंस आर आल्सो इक्वल। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जेई में है बहुत अच्छा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कैसा है कि 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड एक्वस इज आइसोटोनिक
with NaCl, ठीक है। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, थिंक एंड ट्राई, यू कैन सॉल्व। मैंने आपको हिंट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो ये पूरी चीज पता होनी चाहिए। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो बिफोर मिक्सिंग होते हैं, मिक्सिंग के बाद वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड बी सेम। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नो। देन सेकंड पॉइंट, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम होंगे तो वेपर प्रेशर बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। देन थर्ड, इट मींस दैट दे फॉलो राउल्ट्स लॉ। क्या फॉलो करेंगे? राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हर टेम्परेचर और प्रेशर पे राउल्ट्स लॉ फॉलो करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बट एक और पॉइंट समझ आया, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद सेम है, इट मींस कि सॉल्यूशन जो है वो वहां पर ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना ही एनर्जी रिलीज हुई है। नीदर एब्जॉर्ब, नीदर एनर्जी एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, यानी कि एनर्जी जो थी पहले, मिक्सिंग से पहले जो एंथैल्पी थी और मिक्सिंग के बाद जो एंथैल्पी है वो सेम है। तो सेम का मतलब चेंज इन एंथैल्पी कितना हो जाएगा? जीरो। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, एंथैल्पी चेंज इज जीरो। अगेन, अगर एनर्जी ना तो रिलीज हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है, ना कोई बॉन्ड बन रहा है ना ब्रेक हो रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच के जो डिस्टेंसेस हैं वो भी सेम रहेंगे। मतलब अगर मैं 10 ml A सॉल्वेंट और 10 ml B सोल्यूट को मिक्स करूं तो रिजल्टिंग आंसर विल बी 20, यानी बिफोर वॉल्यूम इज 20, 10 + 10, और मिक्सिंग के बाद भी 20 है, तो यू कैन से वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। देन गिब्स फ्री एनर्जी 0 नहीं होती बिकॉज मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस। अगर मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। एंड अगेन मिक्सिंग अगर स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये एस्पेक्ट्स पता है तो देखते ही हो जाएगा, आंसर सी है। यहां पे हमें पता है कि डेल्टा एस जो मिक्सिंग का होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट। तो ए बी डी ऑप्शन का भी करेक्ट ऑप्शन बन के इस तरीके से आ सकते हैं। नाउ लेट्स, आंसर क्या बता दिया मैंने, आंसर इज सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। 2019 का क्वेश्चन है, अगेन कंसेप्चुअल है, द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब आपको यहां पे ये क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट पता होना चाहिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता कब है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तभी बनता है जब मिक्सिंग पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ऑन मिक्सिंग। नाउ मिक्सिंग पे बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होता है? व्हेन वेपर प्रेशर डिक्रीज ऑन मिक्सिंग, जब वेपर प्रेशर मिक्सिंग पे क्या हो? डिक्रीज हो। अब इस पॉइंट को थोड़ा ढंग से समझिए, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो ठीक है इसको थोड़ा हम ऐसे समझते हैं। सी, इनिशियली वी हैव 100 वेपर्स लेट्स से, ठीक है, and in a solvent, then we have solute and we have let's say 200 vapors। तो obviously 100 vapors की वजह से कुछ वेपर प्रेशर होगा and 200 vapors की वजह से कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया है, राइट। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आई गेस यू कैन इजिली एज्यूम दिस कि ऑन मिक्सिंग 3 केसेस अराइजेस। 3 केसेस क्या? फर्स्ट केस, on mixing no new bond form and no existing bond break, means forces of attraction will remain same। अगर वो सेम है तो 300 के 300 वेपर्स एनवायरनमेंट में रहेंगे, यानी जो वेपर प्रेशर आना चाहिए वही आएगा।
ना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा. आई गेस दिस इज इजिली अंडरस्टैंडेबल. बट इफ आई एम सेइंग ऑन मिक्सिंग, ठीक है, इफ आई एम सेइंग ऑन मिक्सिंग नंबर ऑफ वेपर्स, ध्यान सुनना मेरी बात, इफ ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट number of vapors in gaseous environment should be 300. कितना होना चाहिए था? 300. But now it is 250. तो आप क्या सोचोगे? तो आप ये समझोगे कि यहां जो नॉर्मली वेपर्स बन रहे थे, यहां उससे कम वेपर्स बन रहे हैं. वेपर्स कैसे बनते हैं? वेपर्स तब बनते हैं जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं. एंड ये ऊपर जाएंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि इनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है. अगर इनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर्स ऊपर कम जाएंगे. समझ गए बात? क्योंकि हर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो वेपर्स कम जाएंगे एंड नंबर विल डिक्रीज. सेम वे अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अगर वेपर्स इंक्रीज हो गए, मतलब नंबर ऑफ वेपर्स 300 की जगह 350 हो गए, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि जो मॉलिक्यूल्स हैं और इनर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो गया, तभी वो इजीली वेपर फॉर्म में ऊपर जा पाए. तो अगर वेपर्स इंक्रीज हुए हैं, अगर वेपर्स इंक्रीज हुए हैं तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, बिकॉज यही होता है वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम. और अगर नंबर ऑफ वेपर्स डिक्रीज हुए हैं तो वेपर प्रेशर भी डेफिनेटली क्या होगा? डिक्रीज होगा. एंड अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. व्हाई? लेट्स से बॉइलिंग पॉइंट इज 1 एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एज्यूम करने के लिए लेट्स से वी नीड 5000 वेपर्स and in the beaker we have 250 vapors. तो 250 से 5000 तक जाने के लिए हमें ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी. बट इफ बीकर हैज 300 वेपर्स तो हमें कम हीटिंग करनी पड़ेगी. एंड इफ द बीकर हैज 350 वेपर्स हमें और कम हीटिंग करनी पड़ेगी. यानी कि इफ वेपर प्रेशर डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज. आई होप ये वाला कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ होगा. मींस मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहां बनते हैं? जहां पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है. मींस वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन या इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गर. क्योंकि स्ट्रॉन्ग होंगे तभी वेपर्स एनवायरनमेंट में कम जाएंगे. इस बात को स्क्रीन रोक के थोड़ा समझने की कोशिश करना प्लीज. डोंट ट्राई टू क्रैम दिस होल नरेशन. ओके, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग हो गए. स्ट्रॉन्ग होने की क्यों हुए होंगे? क्योंकि कुछ नए बॉन्ड्स बने होंगे जो कि जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है. जैसे ही हम यहां पहुंच जाते हैं, अगर डेफिनेशन याद होती है तो खैर ऊपर ही पता चल जाता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं. बट ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो नेगेटिव आया तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन. यानी कि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा है विच इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन. आप बताइए इन चारों में से कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला एग्जाम्पल है? राइट नाउ नेगेटिव डेविएशन मींस फोर्सेस फॉर्म. वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, आप मान के चलिए कभी भी एसिडिक मीडियम होगा यानी H+ और वाटर, तो वाटर और H+ के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ऑलवेज, बिकॉज H+ इज प्रोटॉन विच इज वेरी स्मॉल. ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही, यानी कि सम न्यू बॉन्ड्स फॉर्म एंड एनर्जी रिलीज. तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन. किसका एग्जांपल हो गया ये? नेगेटिव. इथेनॉल एंड वाटर, यहां पे क्या होता है? वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है. बट जब अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन. करेक्ट. एसीटोन इज पोलर
कार्बन डाइसल्फाइड इज नॉन पोलर, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो जनरली एक पोलर और एक नॉन पोलर भी पॉजिटिव डेविएशन होते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल डेली लाइफ का देता हूं। ग्लूकोज एंड वाटर, वाटर में जब ग्लूकोज ऐड करते हैं तो ग्लूकोज वाटर के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक कर देता है एंड एनर्जी एब्जॉर्ब। एंड आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, इतना नहीं चिल्ड हो जाए बट स्लाइटली पानी ठंडा हो जाता है अगर हम उसमें ग्लूकोज ऐड करते हैं। देन देखो, एक तो ये भी रीजन होता है कि फ्रिज से निकाल के ग्लूकोज डालते हैं, बट अगर बाहर भी ग्लूकोज पड़ा है और डालोगे स्लाइट चेंज आएगा, बहुत स्लाइट, बहुत चिल्ड नहीं होता बट स्लाइट टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन बोथ आर नॉन पोलर एंड बोथ हैव नॉर्मल सेम साइज। हेप्टेन में 7 और 8 है तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। तो यू कैन से दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। So this is the whole concept and way of thinking involved in this question 2019. ठीक है, और अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स याद हैं तो वी कैन इजीली, अब उन्हें पता है कि बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के क्वेश्चन याद करके बैठा है, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। हो सकता है अब आप अपने आप समझ जाओ कि ये 4 ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे विच इज पॉजिटिव या विच इज नेगेटिव, ऐसे भी आ सकते हैं। इन विच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, in which boiling point decrease। तो these can be the variations जिनसे आपको अवेयर रहना है कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकते थे, ये ऐसे भी पूछ सकते थे in which case boiling point increase। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था in which case vapor pressure decrease। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते थे in which case new bonds form या which is exothermic, राइट। तो दीज आर द वेज। तो जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसको ऐसे रिवर्स कनेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन से। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इस पूरे चैप्टर में एक चीज समझने की है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड आइडियल सॉल्यूशन, उसे ढंग से समझ लो, एक ही चीज समझने की। नेक्स्ट आंसर लिख दिया मैंने यहां, यस, आंसर इज ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग 2017 का क्वेश्चन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है? which involve volume because it only changes with temperature। weight परसेंटेज में दोनों मास है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं होगा। मोलैलिटी में भी सारे मास वाले टर्म होते हैं तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है तो यस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मोल फ्रैक्शन में सारे वेट्स होते हैं तो वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। अगेन अ वेरी इजी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 2016। Which of the following statement about composition of vapor over ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? Assume temperature 25 डिग्री सेल्सियस, प्योर बेंजीन का प्रेशर है 12.8 यानी P0B। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते करते हम इतने कैरिड अवे हो जाते हैं कि थ्योरी को कई बार उसमें सोचने लग जाते हैं। अच्छी आदत भी है। प्रेशर ऑफ P0T। तो क्वेश्चन है, अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है, 1:1 का मतलब मोल फ्रैक्शन सेम, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट। देखिए अगर मोल, अब यहां पे मैं आपको रिलेट करवा देता हूं सीधा सीधा। पीएस होता है प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टॉलिन। प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या हो गया? P0B और XB। टॉलिन क्या हो गया? P0T XT। और मैं बोलता हूं कंपेयर करने के लिए कभी भी आए, इवन न्यूमेरिकल में भी, तो आप हमेशा 1 मान लो इसको। हाँ, माना कि आप ये सोचोगे मोल फ्रैक्शन एक का 1 हो गया तो दूसरे का 0 होना चाहिए, इक्वल वैल्यू दे रखी है ना, तो ऐसा करो 0.5 मान लो, 1 यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, बट अगर कहीं और मोलर मास वगैरह इक्वल है तो 1 मान लेना। अब अगर ये इक्वल है तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर में कितने वेपर्स होंगे वो P0B और P0T पे डिपेंड करेगा। अब ये हम अभी लास्ट एग्जांपल से समझ चुके हैं, इसीलिए वो समझाया था मैंने कि आप ये समझ जाओ कि जिसके वेपर ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा 12.8, उसके वेपर्स भी ज्यादा होंगे। मतलब कि गैसियस फेज में बेंजीन के वेपर्स ज्यादा होंगे। क्लियर है? ऑप्शन पढ़ते हैं जैसे, वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। नो, बेंजीन और टॉलिन के इक्वल वेपर्स हो ही नहीं सकते, तभी होंगे जब दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इक्वल होगा, इफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल, नहीं तो उस पर भी डिपेंड करेगी बात।
नॉट एनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, गिवन है इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सारे डेटा पता है, पी नॉट पता है, एक्स पता है, सारी इंफॉर्मेशन पता है। वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, वेपर में बेंजीन के वेपर्स ज्यादा होंगे, बिल्कुल सही बात है, तभी तो बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है। ये बात हम इसलिए कंक्लूड कर रहे हैं, आई रिपीट, ध्यान देना, ये बात हमने इसलिए कंक्लूड की क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इक्विमोलल, मोलैलिटी इक्वल मोल फ्रैक्शन सेम है, तभी कर रहे हैं इस बात को कंपेयर, नहीं तो हम YA और YB निकालते। अब हाँ, ये भी आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर अगर ये डिफरेंट होता तो क्या करते, तो इन दैट केस हमें YA एंड YB निकालना पड़ता, ठीक है, तो उसी से ही आइडिया लगता, और कोई तरीका नहीं है। हालांकि अगर आप थोड़ा और रिलेट कर सकते हो तो पी नॉट और एक्स को मल्टीप्लाई करके PA निकाल लो और अलग से PB, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा वो ज्यादा, ऐसे भी सोच सकते हो, वो भी एक करेक्ट वे है कि जैसे आपने क्या किया, प्रॉपर कंप्लीट PB निकाला, P नॉट बी एक्स बी, अगर PB हायर आया तो वेपर फेज में ज्यादा हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो YA क्या है, PA बाय PT, तो कहीं ना कहीं सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है, YB क्या है, PB बाय PT, तो कहीं ना कहीं से पार्शियल प्रेशर, तो इन दैट केस मल्टीप्लाई करके पूरा वैल्यू निकालो। तो दिस इज अवर आंसर। एक बार अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ टॉलिन, नो इट हैज लेस वेपर प्रेशर मींस लेस परसेंटेज, तो दिस इज कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा हो गया हमारा, कंसेप्ट बेस्ड, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आप बहुत सॉल्व कर रहे हैं, मेरा यहाँ पर्पस आपसे बार बार क्वेश्चन सॉल्व करवाने का एक ही है कि आप रिलेट करें कि पीवाईक्यू में को देख के क्या करना है, जैसे आपके मार्क्स स्टक हो गए हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज यू हैव सॉल्यूशन सो मच, सारी चीजें हैं, बस थोड़ा यही मैं एक डिफरेंट आपको रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। Which of the following is incorrect for ideal solution? Again, अब ideal solution के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि चेंज इन प्रेशर जो है वो जीरो होता है, मतलब जो ऑब्जर्व प्रेशर होता है और जो कैलकुलेटेड प्रेशर होता है बाय राउल्ट्स लॉ वो इक्वल होता है, सही बात है, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो दिस इज ट्रू। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहे हैं इनकरेक्ट क्या है, तो ये सही है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, ये गलत है, आइडियल सॉल्यूशन अगर मिल गया तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इन दैट केस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव, इट इज इनकरेक्ट। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है आइडियल में, बिल्कुल सही बात है, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, सेम, ऑब्वियसली अगर इंथैल्पी सेम है, इंथैल्पी चेंज नहीं हो रही तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, अब पी डेल वी होता है, हमने थर्मो पढ़ा है, अगर सब कुछ सॉलिड या लिक्विड है तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू मोर और लेस सेम होते हैं, अनलेस और अंटिल कोई फेज चेंज ना हो रहा हो। सो अवर आंसर इज बी, तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी। देखो 2016 से लेके 24 तक सिर्फ एक न्यूमेरिकल आया है, थोड़ा सा हाई कैलकुलेशन वाला, नहीं तो सब मोलैलिटी दे रखे, न्यूमेरिकल ऐसा पूछा है। Which one is not equal to zero for ideal solution? Ideal solution के लिए अब देखो, अगेन मैंने बोला आइडियल नॉन आइडियल फेवरेट है, अब अभी 24, 23, 22 तक इनका फेवरेट चल रहा था हेनरीज लॉ और ऑस्मोटिक प्रेशर, अब इनका फेवरेट चल रहा है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Which one is not equal to zero for ideal solution? आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या जीरो नहीं होता, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग तो पॉजिटिव होती है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, चेंज इन प्रेशर भी जीरो होता है, क्योंकि जो ऑब्जर्व प्रेशर होता है वही राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर होता है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होती है, तो दिस इज अवर आंसर। और क्या चीज सोचो, ठीक है, कमेंट करो और कौन सी चीज नॉन जीरो होती है अदर देन एंट्रोपी, और क्या आइडियल सॉल्यूशन में नॉन जीरो हो सकता है, कमेंट करना, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, if molality of dilute solution is double, value of molar depression constant. Conceptual question, first thing, molar depression constant, नाम पे ध्यान दो, constant, जनरली दुनिया में जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो टेम्परेचर के साथ ही बदलते हैं, और जनरली जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो नेचर पे ही डिपेंड करते हैं, तो अगर मोलैलिटी चेंज करोगे तो KF का कुछ भी नहीं बदलने वाला, तो आंसर इज अनचेंज। क्या होगा ये, अनचेंज, बिकॉज वैल्यू ऑफ KF, ठीक है,
या वैल्यू ऑफ Kb, आपने देखा है वाटर का 0.512 हर जगह लेते हैं और 1.86 हर जगह लेते हैं, मतलब Kf और Kb की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हो सकता है कभी ये क्वेश्चन पूछ लें, तो आपको याद होना चाहिए कि Kf एंड Kb का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे। तो ये क्वेश्चन देखिए, Ventov factor for a dilute solution of strong electrolyte barium hydroxide। क्वेश्चन में अगर ये मेंशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट डज इट मीन, इट मींस 100% आयनाइजेशन एज्यूम करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होगा तो क्या देगा, इट विल गिव्स यू बेरियम 2+ एंड 2OH माइनस, यानी 3 कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, तो Ventov factor is 3। तो दिस इज अवर आंसर 2301, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज सेम वैल्यू ऑफ Ventov factor। तो देखिए अब Ventov factor पे भी इजी क्वेश्चन आ रहा है, एज दैट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। तो वो कह रहे हैं क्या आप Al2SO4 होल थ्राइस का Ventov factor आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, हमें पता है ये आयनाइज होके 2 एल्युमिनियम आयन देगा और 3 सल्फेट, यानी टोटल 5। तो यू हैव टू थिंक यहां पे कौन 5 देंगे, बट हम सब सोच लेते हैं क्योंकि कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। ये आयनाइज होके देगा 3 पोटेशियम आयन और 1 कॉम्प्लेक्स एनायन, तो ये दे रहा है 4। तो दिस कैन नॉट बी अवर आंसर। ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द Ventov factor ऑफ A, तो लर्न कर लेते हैं 4 इन केस ऑफ 100% आयनाइजेशन। AlNO3 whole thrice, it will ionize into aluminium cation 1 and 3 nitrate ion. So Ventov factor is again 4 in case of 100% ionization. If nothing is mentioned in the question, we assume 100% ionization. K4FeCN6, it gives you 4K positive plus an ion. तो यहां पे सॉल्यूशन में 5 आयंस हैं, तो Ventov factor is 5. And K2SO4 ionizes to give 2 potassium ions and 1 sulfate, then Ventov factor is 3. ठीक है, so what is our answer? Answer is C. क्या आंसर हुआ? C. बट आप देखो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट आसान कंसेप्चुअल ही है, इवन ऑन Ventov factor also. What is the mole fraction of solute? Most repeated question. Most. ये 15 में भी आया है, 5 में भी आया और शायद 11 में भी आया है, ठीक है। और आप देखो तो ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन ये 23 में भी अभी हमने प्रीवियसली भी किया है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर aqueous solution? Here you have to use definition. 1 molar means in 1 mole of solute is present in 1000 gram of solvent. ये इंफॉर्मेशन आपको खुद से सोचनी है बाय डेफिनेशन। अगर इतना सोच लिया तो मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। x2 होता है n2 by n1 plus n2. Now what is n2? n2 is 1 and water का क्या होता है 1000 by 18 plus 1. It's very clear कि 18 by 1000 हो जाएगा, तो ऑन मतलब 0.018 के आसपास वाला आंसर। तो 0.018 के आसपास वाला आंसर कौन सा है चारों में से? 0.0177, बिकॉज हम उसे 1000 ले रहे हैं बट वो 1001 होगा, करेक्ट। तो आई गेस ये कैलकुलेट, ये एक न्यूमेरिकल आया बड़े देर बाद और ये भी हमारे पास इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्क HNO3? ये बच्चा बहुत डाउट पूछता है मेरे से, ठीक है। अगर ये डाउट पूछ रहे हैं तो इसका सिंपल एक ही रीजन है, हम बहुत अभी क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, बस, और कोई रीजन नहीं है। How many grams of conc HNO3 solution? First of all, read this question and try to, सबसे जैसे कहते हैं ना कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका 50% रीजन होता है क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। तो इसलिए मैं आपसे कभी भी बोलूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बुक में जाने से पहले, नोट्स में या टीचर के पास जाने से पहले उस क्वेश्चन को पढ़ के सोचो क्या आप सब चीज कंप्रीहेंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है। ये क्लैरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। सी, इस क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्क HNO3 सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में कॉन्क HNO3 सॉल्यूशन का वेट पूछा है, ठीक है। इसको थोड़ा पिक्चर फॉर्म में रियलाइज करने की कोशिश करते हैं।
मतलब वो कह रहा है वी हैव अ सॉल्यूशन विच हैव HNO3 प्लस वाटर। एक सॉल्यूशन है HNO3 और वाटर, मुझे इस सॉल्यूशन का वेट बता दो। ये है क्वेश्चन। अब गिवन क्या है, वी हैव 250 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। हमें 250 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन है और जो एसिड है 70% नाइट्रिक एसिड। मतलब अब बोल रहे हैं, अब देखो मार्केट में कुछ भी लेने जाओगे प्योर कहाँ मिलता है, थोड़ा पानी मिला ही देते हैं। दूध भी लेने जाते हैं थोड़ा सा तो पानी 1-2 ड्रॉप डाल ही देते हैं। तो मार्केट से जब ये सॉल्यूशन लेके आए ना, तो अगर वो 100 ml 100 ग्राम है तो उसमें 70 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, प्योर नहीं है। तो ये मेंशन है दिस इज 70%, करेक्ट। तो अब यहां पे जो हम बात करेंगे वो प्योर की बात करेंगे कि अगर 250 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितना नाइट्रिक एसिड है, तो देख लेते हैं। जैसे मैं मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा तो आपको बोलूंगा पहला स्टेप होना चाहिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो वॉल्यूम ml में लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000। तो क्या आंसर आया हमारा, इट कम्स आउट टू बी 250 इंटू 2 500 बाय 1000, इट बिकम 0.5। नाउ व्हाट इज द वेट, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास लिख दो, HNO3 1648 प्लस 14 is 62 plus 1 63, it becomes 0.5. What is weight of solute, it is 0.5 into 63 ग्राम। यानी कि मेरे को इतना नाइट्रिक एसिड चाहिए। अब मैं मार्केट से नाइट्रिक एसिड खरीदने जाऊंगा ना इतना, तो इसके लिए मुझे मार्केट से ज्यादा नाइट्रिक एसिड खरीद के लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में 100% प्योर नाइट्रिक एसिड नहीं है, उसमें थोड़ा सा वाटर मिला रखा है और वो कितना है 70%। अब मुझे इतना लेके आना है मार्केट से नाइट्रिक एसिड कि दिस अमाउंट ऑफ, ठीक है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 31.5 ग्राम ऑफ प्योर नाइट्रिक एसिड मिले। तो मान लेते हैं मार्केट से मैं जो वेट ऑफ सॉल्यूशन लेके आया दैट इज x ग्राम, लेकिन वो जो मैं लाऊंगा उसे इंश्योर करूंगा कि उसका 70% जो हो वो 31.5 हो। तो देन व्हाट इज योर x, x क्या हुआ 31.5 बाय 70 इंटू 100, राइट। और क्या कहते हैं डेसिमल से 0 कैंसिल, तो 315 बाय 7, 7 का टेबल तो आता है, तो 315 बाय 7 इज 7 4 जा 28 3, अच्छा एग्जैक्ट ही चला गया 45 ग्राम, यानी कितना आंसर होगा 45। वैसे तो 45 ग्राम हमें चाहिए होगा सॉल्यूशन का, करेक्ट। इस क्वेश्चन को कुछ दिनों बाद फिर ट्राई करना, देखो रट के एक होता है आंसर निकाल देता है बच्चा, तो एक टेक्निक ये वाली जो मतलब हर बुक में रखी है, चाहे कैल न्यूपोर्ट हो या फेमन टेक्निक बोल लो, कुछ भी टेक्निक बोल लो, लर्निंग की जो बेस्ट टेक्निक होती है वो होती है कि किसी को पढ़ा दो। अब ऐसा नहीं कि मुझे कोई पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा, आप सोचो घर के किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो खाली बैठ के कॉपी पे, तो मन में आप सोचो अगर किसी को क्वेश्चन समझा रहे हो तो कैन यू एबल टू एक्सप्लेन हिम इन दिस वे, करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आपको करना है आफ्टर 1 और 2 डे या आज शाम को, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन of x in water is greater than equimolar solution of y in water। जो बॉइलिंग पॉइंट है 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ x, उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम मोलैलिटी y वाले से वाटर में ज्यादा है। अगेन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही होगी कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। तो क्वेश्चन बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ x इन वाटर इज ग्रेटर, तो मतलब वो बोल रहे हैं जो मोलैलिटी x की वाटर में है वही मोलैलिटी y की वाटर में है, यानी मोलैलिटी इज सेम। तो क्या सही होगा, मोलर मास से रिलेट करना है, अच्छा मोलर मास ऑफ x और y को रिलेट करना है, और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर दे रखा है, क्या दे रखा है ग्रेटर। तो पहले गिवन डेटा लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट TB ऑफ x इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ y। अगर x का बॉइलिंग पॉइंट सेम मोलैलिटी पे ज्यादा है
तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप हम खुद से दिमाग में सोचेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स बी एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई से ज्यादा होगा। देन अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आई के बी इंटू मोलैलिटी, इट इज ग्रेटर देन आई के बी इंटू मोलैलिटी, बट इन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मोलैलिटी इज सेम। मोलैलिटी क्या है? सेम है। ठीक है, तो मैं कैंसिल नहीं कर रहा, सेम लिख रहा हूं, मींस वी कैन इग्नोर इट क्योंकि हम ग्रेटर देन का साइन लगा के चल रहे हैं। ऑल्सो दोनों वाटर में है, एक्स भी वाटर में है और वाई भी किस में है? वाटर में। तो जब दोनों वाटर में है तो केबी का वैल्यू भी दोनों का क्या हो गया? सेम। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ x इज ग्रेटर देन वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ y। तो ये समझ आया कि वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ x इज ग्रेटर देन वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ y। x का वेंट ऑफ वेक्टर y से ज्यादा है। ठीक है, अब इसी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि जैसे मोलर मास ऑफ x इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ y, x और y के मोलर मास के बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बस अब वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म में ही कह सकते हैं। मोलर मास ऑफ x इज लेस देन मोलर मास ऑफ y, अगेन ये भी नहीं कह पाएंगे कुछ। y इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, अगर y का डिसोसिएशन होगा और x का नहीं होगा तो x का वेंट ऑफ फैक्टर 1 होगा और y का वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस x का वेंट ऑफ फैक्टर तो ज्यादा आना चाहिए और यहां आ रहा है कम, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। x इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, अगर x का डिसोसिएशन हो गया तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो गया? 1, तो दिस इज करेक्ट। तो यानी कि ये सही है कि हमने मान लिया कि x का डिसोसिएशन हो रहा है एंड बाय ऑब्वियस y का डिसोसिएशन नहीं हो रहा, क्योंकि मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अब आप देखो, हम 24 से 2014 तक आ गए हैं, एक दो न्यूमेरिकल छोड़ दें तो सारे इजी क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे मैंने बोला था मोलैलिटी वाला क्वेश्चन, ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, कौन लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा? तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है सिर्फ दो ही चीज हैं, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो वेंट ऑफ फैक्टर के इनवर्स है। बस यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर पता होना चाहिए, ग्लूकोज का नॉन इलेक्ट्रोलाइट है 1, Al2SO4 होल थ्राइस का वेंट ऑफ फैक्टर 5, इसका 3 और इसका 2। ठीक है, तो C6H12O6, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट लार्जेस्ट होगा? जिसका वेंट ऑफ फैक्टर मिनिमम होगा। तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर क्या हुआ हमारा? ग्लूकोज। ठीक है, एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग, हो फिर मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, फ्रीजिंग पॉइंट के बाद ये मिस कर गया मैं, जरा देख लेना एक बारी, डिप्रेशन, कि किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। तो मैंने बोला कि इसके अलावा तो सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर किसका है? बी का, तो आंसर इज बी। अच्छा हुआ मैंने वो पढ़ लिया। ठीक है, तो देखो इस तरीके के कई बार पढ़ाते हुए एरर होते हैं, तो प्लीज इसे चला लेना आप। ठीक है, अब मैंने बस फ्रीजिंग पॉइंट तक पढ़ा था और बाद में देखा कि डिप्रेशन है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आई गेस आप समझ जाओगे कि ये सर से छूट गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन? तो ये रिपीट हुआ है, तो 0.0177। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, सिंपल M1 V1 M2 V2 से कर दो इसको। 2002 में भी देखो इजी न्यूमेरिकल पूछा है, इतने साल पहले भी। मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू डिस्कस, क्योंकि मुझे इसके बाद पता है कि सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल ही रिपीटेड हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 2001 का ही क्वेश्चन है, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl if density of solution is 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मोल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी 11th क्लास में टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ढूंढो। ठीक है, तो मोलैरिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो दो तरीके से, एक मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर मींस 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट।
दूसरा तरीका होता है मोलैरिटी ऑफ प्योर लिक्विड। ध्यान सुनना, मोलैरिटी ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड की मोलैरिटी कभी भी निकालेंगे तो वो व्हेन डेंसिटी इज गिवन, वो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी और उसे डेफिनेशन से मैच करेंगे। कैसे? मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अब डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब? इट मींस 1 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज वेट, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन का वेट कितना है? 1.17 ग्राम, राइट? तो बताइए 1000 ml सॉल्यूशन का कितना वेट होगा? तो 1.17 इंटू 1000, इट बिकम्स 1170 ग्राम। दिस इज वेट। क्या इसी क्वेश्चन में ये पूछ सकता हूं कि 1 लीटर ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड, मुझे सॉल्यूशन नहीं लिखना चाहिए, प्योर लिक्विड HCl लिखना चाहिए, ठीक है? तो प्योर HCl लिक्विड हैज मोल्स। व्हाट इज मोल्स? मोल्स क्या होता है बच्चों? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इज 1170 एंड मोलर मास इज 36.5। अब मैं ऑप्शंस देखूंगा, 36, 32, 18, 42, मतलब अच्छा खासा फर्क है, लगभग इधर 4 का फर्क है, इधर तो डबल का है और इधर 10 का है। तो मेरे को 36, 32 में थोड़ा डाउट होगा बस, ठीक है? बट मैं ऑप्शन निकाल के देख लेता हूं। तो अब मैंने क्या किया, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करूं कि उस वहां तक लाने में कि जहां मेरे को वो टेबल आता, ठीक है? तो लेट्स से मैंने इसे माना कि 5 2 is 10 एंड 5 3 is 15, 2 34, 5 7 is 35, 7.3, ठीक है? अब अगर मैं इसे 7 मान लूं, 7 3 is 21 एंड 7 5 is वो 7 3 is 21, 2 3, मतलब 3.3 के 33 के आसपास। तो ये मेरा ज्यादा फेवरेबल है, तो मैं इसको टिक करके आगे चला जाऊंगा। टाइम बचेगा तो वापस आगे इसको बहुत ही प्रिसाइजली सॉल्व कर लूंगा, ठीक है? तो यहां से मैं चाहता हूं कि आप ये बताओ, ये सोचो, थिंक, ठीक है? सोचने से ही ब्रेन बढ़ेगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर लिक्विड इज 1000 टाइम्स ऑफ डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। कैन यू डिराइव दिस फॉर्मूला? मैंने जो समझाया उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो। तो मान लो किसी क्वेश्चन की डेंसिटी है D ग्राम पर ml, तो उसकी मोलैरिटी ट्राई करो यही आ रही है या नहीं। Which of the following is correct regarding mole fraction in incorrect? अच्छा, कौन सी बात? अब बताओ, मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछ लिया कि तुम्हें क्या पता है कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है? यस, पता है हमें। क्या आपको पता है मोल फ्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 1 है? यस, वो ऊपर वाली बात ही कही है, मोल फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव एंड लेस देन इक्वल टू, x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। यस, मोल फ्रैक्शन कभी 2 हो सकता है? नो। तो दिस इज अवर आंसर। ये 99 का क्वेश्चन। आप देखो कंसेप्चुअल्स ही चलते जा रहे हैं। तो सो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं बोलूंगा कि हम पूरे कंसेप्ट को अगर पढ़ें तो सॉल्यूशन में आपको कंसेप्चुअल ही रहना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। किसकी? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन की। दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल कंसेप्चुअली। इसके बाद आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। फिर उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर की डिपेंडेंसी की, वेंट ऑफ फैक्टर सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेप्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? एंड आपको वेंट ऑफ फैक्टर से रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारी, जितना भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है? एंड आपने देखा ही है कि कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है। तो सबसे पहले ट्राई ऑल फॉर्मूले बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है? एनसीईआरटी क्लियर एंड ऑल एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो अभी जैसे 24 में हेनरीज लॉ और ऑस्मोटिक प्रेशर आया है, तो मेरे से आप पूछोगे इस साल क्वेश्चन किस पे आएगा, तो मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेंट ऑफ फैक्टर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल में वेंट ऑफ फैक्टर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो इस बार भी मेरा फेवरेट ऑस्मोटिक प्रेशर ही होगा। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर।
कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।